हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आरयूएचएस का। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ डीपीपीज यहाँ पर ऑनलाइन सॉल्व करवाने वाला हूँ, जहाँ पर आपको भर भर के क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ध्यान रखना, प्रश्न वाली। तो ये हमारा पहला डीपीपी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ध्यान रखना, एक बात बताता हूँ, पहले तो मैं आप लोगों को सारे चैप्टर्स के बारे में करवाने वाला हूँ, सारे चैप्टर्स, चैप्टर वाइज। ध्यान रखना, मतलब अलग अलग चैप्टर वाइज मैं पूरा डिस्कस करवाने वाला हूँ। सारे चैप्टर्स पहले मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज डीपीपी करवाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम सारा कंबाइन करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। किसकी बात करने वाले हैं? चैप्टर फर्स्ट की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक कोचिंग सेंटर है, सर्वोदय स्टडी पॉइंट, जो मेरा एक सेकंड कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे हम बीएससी नर्सिंग की क्लासेस भी लेते हैं। तो अभी हम ऑनलाइन फ्री वीडियो, ताकि आप लोगों को भरपूर प्रैक्टिस मिले। और ध्यान रखना, इस वीडियो के अंदर मैंने जो आरयूएचएस के पेपर्स जहाँ से बनते हैं, उसमें अपनी जो आरबीएससी की बुक है जो पहले चलती थी, अभी एनसीईआरटी कर दी, उस बुक के जो एमसीक्यूज है उसको भी मैंने यहाँ पर शामिल किया है, क्योंकि ज़्यादातर पेपर मैंने रिसर्च किया वहीं से आता है। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। पहली डीपीपी है, लगभग 40-35-40 क्वेश्चन हर वीडियो में रहेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए। ध्यान रखना, क्योंकि हमें देखो यही एक मोटिवेशन है जिसके थ्रू हम आप लोगों के लिए वीडियोस लाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से, ठीक है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, मतलब हमें आवेश की क्या निकालनी है? न्यूनतम मात्रा, उससे कम मात्रा पॉसिबल नहीं है। सवाल क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा से कम नहीं हो सकती, यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहा है। तो कम से कम कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 गुलाम, 3.2 इंटू 10 की घात -19 गुलाम, और 4.8 इंटू 10 की घात -19 गुलाम, और 1 गुलाम। तो हमें पता है आवेश पर न्यूनतम मात्रा आवेश किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1.6 इंटू 10 की घात -19 गुलाम, क्योंकि कम से कम आवेश इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। न्यूनतम आवेश की बात करें तो किसका आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? ए है। आगे हम बात करते हैं, सेकेंड हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहां मैं बोल रहा है ये पी है, पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र किसमें रखा है? ई में रखा गया है, के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसका बलागुण कितना होगा? तो आपको पता है कि अगर कोई द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, कैसे विद्युत क्षेत्र में? समान। ध्यान रखना, एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? पी है, उसको एक ई विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इस पे लगने वाला बल तो क्या होता है? 0 होता है। और बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है? पी ई साइन थीटा, या एन कैप, या इसको लिखते हैं पी क्रॉस ई। ये फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है अपने को दोनों बातें, कि अगर किसी द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर लगने वाला बल तो क्या होता है? 0 होता है, उस पर बलागुण लगता है। समान विद्युत क्षेत्र में, असमान विद्युत क्षेत्र में बल और बलागुण दोनों कार्य करते हैं। समान विद्युत क्षेत्र में केवल क्या कार्य करता है? बल कार्य करता है। तो और बल 0 होता है, बलागुण कार्य करता है पी साइन थीटा। अभी सवाल में क्या है? थीटा कितना है? 90, तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा? पी ई साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो क्या आ जाएगा? P इंटू ई। ध्यान रखना, P क्रॉस ई तो ये सदिश रूप हो गया, अब ये तो नहीं, थीटा 90 है, तो हमारा आंसर होगा P इंटू ई। केवल परिमाण पूछा है, दिशा तो हम निकाल सकते हैं, सदिश राशि है A क्रॉस B, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया P इंटू ई। क्लियर है आपको? आपको जब भी आंसर देना हो पहले इसको पॉज करके आंसर दे दें, फिर चेक करें सही है नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है। ध्यान रखना, लाइव क्लास वाली फैसिलिटी अभी है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास हम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बलागुण तब अनुभव करेगा जब P तथा E के मध्य कोण होगा। अभी मैंने बताया जब इनके मध्य का कोण कितना होता है? 90 डिग्री, तो बलागुण क्या होता है? मैक्सिमम होता है।
और जब थीटा 0 या 180 हो उसमें बला गुण क्या होता है, 0 होता है। 0 वाली होती है स्थायी साम्य अवस्था, 180 वाली होती है अस्थायी साम्य अवस्था। तो यहाँ आंसर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ सारी चीज आपको बता दूं, देखो टॉ बराबर क्या होता है, अगर खाली परिमाण को लेके बात करें, टॉ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, टॉ बराबर पी इंटू ई। अब थीटा या तो 0 होगा या थीटा 180, दोनों ही स्थिति में 0 होगा। इसको कहते हैं स्थायी साम्य अवस्था, या इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको कहते हैं अस्थायी साम्य अवस्था, या इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां से ये तीनों बातें आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में आ सकती है, ध्यान रखना। तो आप इसको एक बार देख लें, जब भी लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके चीजों को नोट भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ए और बी है। ए अक्षीय बिंदु है और बी क्या है, निरक्षीय बिंदु है। ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये सवाल है। एक अक्षीय बिंदु है और एक निरक्षीय बिंदु है, क्या होगा इसका, एक बार आप इसको नोट कर ले, फिर मतलब पॉज करके आंसर दे दे, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है कि द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 2kp/r³, और दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, P और E की दिशा सेम होती है। निरक्षीय बिंदु पर कितनी होती है, -kp/ क्या होता है, r³। तो इसको मैं E अक्ष बोलूं, इसको क्या बोलूं, निरक्ष। अनुपात क्या हो गया, E अक्ष अपॉन E निरक्ष, क्या हो गया, 2 क्या हो गया, -1। ये हुआ ना, 2/-1, क्योंकि यहां पर दिशा P के विपरीत होती है, यहां दिशा P की दिशा में होती है। ये E है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। क्या हो गया, 2/-1, क्रॉस गुणा करो तो E निरक्ष क्या आएगा, उसका आधा होगा, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि निरक्ष पर दिशा P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा के क्या होता है, विपरीत होता है। तो E निरक्ष बराबर क्या हो गया, -E/2। हमेशा ध्यान रखना, E अक्ष और E निरक्ष का अनुपात बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं। तो यहां आंसर क्या होगा, -E/2। क्या आंसर होगा इसका, -E/2। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या आंसर होगा, -E/2। ठीक है, ये मैं पीडीएफ है ना, मेरे नीचे लिंक में आपको मिल जाएगी, मैं डाल दूंगा पीडीएफ, आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर क्या करती है, काटती है। तो आपको पता होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, आंसर क्या होगा, नहीं काटती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये इनकी विशेषताएं होती है, ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बात करें। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो ध्यान रखना स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी। दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक होता है संरक्षी क्षेत्र, एक होता है असंरक्षी क्षेत्र। तो ध्यान रखना स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी होता है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है। संरक्षी क्षेत्रों के लिए ही ध्यान रखना हम लोग स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट पढ़ते हैं। किसके लिए, संरक्षी क्षेत्रों के लिए स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट इन्हीं के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ा है, क्योंकि यहां पर ऊर्जा क्या होती है, संचित हो जाती है, ऊर्जा का नष्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। तो ये हमेशा क्या होता है, संरक्षी होता है, ध्यान रखना। क्लियर है। 7वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q, जबकि x बराबर 2 सेंटी पर धनावेश 2Q रखा है।
मतलब क्या कह रहा है यहां पर हमको ये कह रहा है कि ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है। यहां इसने एक आवेश रखा है Q, और यहां आवेश क्या रखा है 2Q। एक आवेश क्या है Q है, दूसरा क्या है 2Q है। अब क्या बोल रहा है कि कहां विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, तो जब दोनों समान आवेश हैं या समान प्रकृति के आवेश है तो उनके मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। ये हमारा आवेश कैसा है Q है, और ये कितना है 2Q है। तो जब समान प्रकृति के आवेश हों तो उनके मध्य किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जीरो होगी। और जब असमान होंगे तो उनके बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, यहां पर लिखना है आवेशों के निकट एक्स अक्ष के बाहर नहीं, एक्स अक्ष पर ही होगी, हमेशा ध्यान रखना। आवेशों के निकट एक्स अक्ष के बाहर स्थित बिंदु पर नहीं, ये भी नहीं होगा, ध्यान रखना। आवेश के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है, सी ऑप्शन। आवेशों के बाहर नहीं, आवेश के बीच में उस एक्स अक्ष पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है, ध्यान रखना है आपको। तो आपको इस बारे में ये चीज पता होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। समान प्रकृति के आवेश होंगे मध्य में होगा, असमान प्रकृति के आवेश होंगे तो क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा इसका, सी। अच्छा सवाल था, ध्यान रखना, बन सकता है थियोरेटिकल सवाल है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। आगे बात करते हैं। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए व बी है, एक पर आवेश है प्लस क्यू, दूसरे पे आवेश क्या है, माइनस क्यू। तो एक को मैंने प्लस क्यू आवेश दिया है, दूसरे को माइनस क्यू। आपको पता है अगर मेरे को किसी को धनावेश देना है, क्या करना है, धनावेश देना है तो इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, बाहर निकालने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर मुझे उसे ऋणावेश देना है तो उसे इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, धनावेश का द्रव्यमान कम होता है, ऋणावेश का द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा होता है। चीज को गांठ बांध लो, कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो यहां क्या हो जाएगा, ए पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पर माइनस क्यू है, तो ध्यान रखना ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं। बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है, दोनों चीजें कंसेप्ट है, ऑप्शंस आपको कंफ्यूज भी कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये एक अच्छा सवाल है, आप इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। आगे हम बात करें 90वें सवाल की तरफ। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ध्यान रखना, विशिष्ट आवेश क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना C/m। विशिष्ट आवेश क्या होता है, C/m। उसके आवेश में उसके द्रव्यमान का भाग दे दो, 1.6 इंटू 10 की घात -19, 9.1 इंटू 10 की घात -31। सॉल्व करोगे लगभग 10 की घात क्या आएगा, 11। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा 1.8 इंटू 10 की घात 11। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट जो आवेश होता है, मिलीकन ने अपने प्रयोग में इसी विशिष्ट आवेश की क्या की थी, गणना की थी। किसने, मिलीकन ने जो प्रयोग किया था उसमें आवेश की गणना इसी विशिष्ट आवेश की सहायता से उसने की थी, ध्यान रखना। तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये मान कितना होता है, 1.8 इंटू 10 की घात 11 कुलाम पर किलोग्राम। ऊपर क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कुलाम, नीचे क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ध्यान रखना, ये क्लियर है ये, तो ये पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। एक सेकंड, यहां सवाल और है एक नीचे, ओके सवाल ये रहा, थोड़ा इस पे जाते हैं अपन, ऑप्शन पीछे रह गए। डिबाई किसका मात्रक है, पूछा है डिबाई, डिबाई किसका मात्रक है, तो ध्यान रखना इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। डिबाई जो है ना वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, ध्यान रखना। डिबाई किसका मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2A।
क्या होता है Q इंटू 2a। मात्रक होता है इसका कूलाम मीटर, या एक इसका मात्रक और होता है डिबाई, ध्यान रखना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, डिबाई भी होता है, कूलाम मीटर भी होता है। अगला सवाल, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश की सतह पर हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। ऑप्शन देखेंगे आपको पता आइडिया लग जाएगा। क्या बोल रहा है, शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो आंसर क्या होगा, सतह के क्या होती है, लंबवत। चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र सदैव सतह की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। हमेशा इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव सतह की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है। हमेशा इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बात करें हम आगे बात करते हैं। ये सवाल थोड़ा उस पेज पे रह गया था। एक कूलाम किसके बराबर होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम है, उसका सीजीएस मात्रक है ESU, इसको कहते हैं स्टेट कूलाम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको क्या कहते हैं, स्टेट कूलाम। और ध्यान रखना, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU। यहाँ देखो 2.99 लगभग ऑप्शन मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ये इतना पॉइंट्स में हम ऑप्शंस के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। आवेश का सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक क्या है, कूलाम है, और सीजीएस मात्रक क्या है, स्टेट कूलाम है, ध्यान रखना। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ये आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा। सवालों के आंसर्स आप पॉज करके देते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप, मैं गारंटी बोलता हूँ यहाँ से आपको पेपर आपका मिल जाए, क्योंकि मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें RBSC में पूछ सकते हैं, RUHS में आपको आइडिया पूरा मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु पर आवेश का कारण है न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, संभव ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो उदासीन कण है। प्रोटॉन स्थानांतरण करते नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में बंधे हुए होते हैं। स्थानांतरण किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का। तो हमेशा ध्यान रखना, वस्तु पर जो आवेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी तो वह क्या हो जाएगी, धनावेशित, और अगर इलेक्ट्रॉन लेगी तो वह क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश का स्थानांतरण है वो धनावेश और ऋणावेश के रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, इस बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे बात करते हैं हम लोग 14वें सवाल के ऊपर। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है, आप ट्राई कर सकते हैं पॉज करके, बाकी बहुत इजी है। एफ ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है F/Q न्यूटन पर कूलाम। एफ का विमीय सूत्र m1L1T-2, आवेश का A1T1, तो क्या हो जाएगा m1L1T-3A-1, तो m1L1T-3A-1, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है, और मात्र क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। ये सीधा सीधा सवाल बनता है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। कई बार आपको ये सवाल एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखना। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर है? ये आगे बात करें। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो हमेशा ध्यान रखना, भीतर पूछा है, गोलाकार चालक के भीतर आवेश क्या होता है, शून्य, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। आंसर क्या होगा, शून्य। आपको बता देता हूं, देखो हमेशा ध्यान रखना, ई सरफेस क्या होता है, KQ/R², या σ/ε0। ई आउटसाइड क्या होता है, KQ/r², और ई इनसाइड क्या होता है, 0। सतह पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। दूरी बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता है। और अंदर क्या होता है, 0, क्योंकि अंदर कोई आवेश होता ही नहीं है। 0 क्यों होता है, क्योंकि अंदर आवेश क्या होता है, 0, क्योंकि आवेश सदैव चालक सतह के बाहर रहता है, सतह के अंदर प्रवेश नहीं करता, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0।
क्लियर है ये? आगे बात करें, लिख लो, ये आपके काम आएंगे, ध्यान रखना, नोट करते रहो, साथ ही साथ हाथ में पेन रखो, कॉपी रखो, नोट करो, सवाल देखो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्यों गलत हो रहा है। यही स्टडी अभी आपको जो ऑनलाइन में आपको दे रहा हूं, इससे आपको ये फायदा होने वाला है। आगे बात करते हैं, ठीक है। 15वां हो गया। 16वां सवाल, एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 पथ दिए गए हैं। एक ये पहला पथ है, एक दूसरा पथ है, बीच में जा रहा है वो, और एक ही तीसरा पथ है। पहले पथ में ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। नीचे आ रहा है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। और बीच वाला बिना विक्षेपित जा रहा है तो क्या होगा? उदासीन होगा। तो इसका मतलब एक वाला कण, फर्स्ट वाला कण क्या होगा? फर्स्ट वाला कण होगा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। सेकंड वाला कण क्या होगा? उदासीन। और थर्ड वाला कण क्या होगा? थर्ड वाला कण होगा पॉजिटिव। तो हमें क्या बोला है? पथ चिन्ह ए धनावेशित है ना, ना ए तो क्या है? नेगेटिव है, गलत हो गया। पथ चिन्ह सेकंड ऋणावेशित है, नहीं नहीं, सेकंड क्या है? उदासीन है। पथ चिन्ह थर्ड उदासीन है ना, गलत है। थर्ड क्या है? धनावेशित है, थर्ड बिल्कुल धनावेशित। क्यों? क्योंकि देखो, प्लस की तरफ जा रहा है मतलब नेगेटिव है, माइनस की तरफ आ रहा है मतलब पॉजिटिव है, और बिना विक्षेपित सीधा जा रहा है मतलब क्या है? उदासीन है। तो देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये परीक्षा में आने लायक सवाल है, ध्यान रखना। इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूं ताकि आप परीक्षा में जब बैठे तो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बैठे। और ये यहां गलत हो रहा है तो चलेगा, पर परीक्षा में गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना। तो ये 16वां सवाल है, नोट करना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसके बारे में। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, अच्छे से और बात करते हैं। सवाल अभी बहुत सारे हैं, अभी इतने सवाल और हैं। कूलाम बल कैसा बल है? बिल्कुल सेंट्रल फोर्स भी है, विद्युत बल भी है, दोनों बल है, ए व बी। विद्युत बल है क्योंकि आवेशों के मध्य कार्य कर रहा है, और एक केंद्रीय बल है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, केंद्रीय बल के रूप में इसको माना जाता है। संरक्षी बल भी है, ध्यान रखना। आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति होती है। कूलाम बल, बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है। कूलाम बल कैसा बल है? संरक्षी बल है। कूलाम बल कैसा बल है? केंद्रीय बल है। कूलाम बल कैसा बल है? विद्युत बल है। कूलाम बल कैसा बल है? वर्ग व्युत्क्रम नियम का क्या करता है? पालन करता है। कूलाम बल की प्रकृति कैसी होती है? आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों। तो ये सारी बातें आपको कूलाम बल के बारे में क्या करनी है? ध्यान रखनी है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए व बी दोनों हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से गिरा है, पृष्ठ से पारित कुल फ्लक्स होगा। गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम फाई बराबर सिग्मा क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब द्विध्रुव रखा है तो सिग्मा क्यू आई क्या हो गया? 0, क्योंकि द्विध्रुव का नेट आवेश क्या होता है? 0। एक प्लस है, एक माइनस है, दोनों को जोड़ोगे नेट आवेश क्या हो जाएगा? 0। जब आवेश ही 0 है तो फ्लक्स ऑटोमेटिक क्या होगा? 0। द्विध्रुव के अंदर आप किसी बंद पृष्ठ में 100 द्विध्रुव रख दें, फ्लक्स हमेशा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वहां पर नेट आवेश क्या है? 0। प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। जब भी किसी बंद पृष्ठ में कोई द्विध्रुव है, फ्लक्स हमेशा क्या होगा? 0। जब तक अगर कोई एक्स्ट्रा आवेश है तो फ्लक्स होगा, नहीं तो फ्लक्स हमेशा क्या होगा? 0 होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। यहां आंसर क्या होगा? 0 होगा, ध्यान रखना। क्लियर है? नोट कर लो। सवाल नंबर 19। किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपको पता होना चाहिए, एक कूलाम आवेश में Q बराबर क्या होता है? Ne, N बराबर Q बटा E, 1/1.6 इंटू 10 की घात -19। इसको जब सॉल्व करते हो आंसर क्या आता है? 6.25 इंटू 10 की घात 18। इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अगर प्लस एक कूलाम चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे। और -1 कूलाम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। अगर +1 कूलाम चाहिए, इतने 1 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। -1 कूलाम चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन उसको क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे।
हमेशा ध्यान रखना, इतने 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश का निर्माण करते हैं। यूनिवर्सल क्वेश्चन है और आना चाहिए, परीक्षा में कभी भी आ सकता है, ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। और कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश का निर्माण करेंगे? 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते, 29वां नंबर, नहीं सवाल 20। किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है KQ/R²। अगर R को अनंत कर लूं, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 0। अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र सदैव क्या होता है? शून्य होता है। अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव क्या होती है? शून्य होती है। दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? घटेगी। अनंत पे जाकर क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्योंकि चाहे कूलाम का नियम हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो, दोनों ही वर्ग व्युत्क्रम नियम है। दूरी के वर्ग के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान रखना, ये अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखो ये ऐसे सेकंड चैप्टर का सवाल है, पर ध्यान रखना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है KQ1Q2/R²। अगर दोनों ही प्लस प्लस हैं या दोनों ही माइनस माइनस है, तब तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। पहली स्थिति में दोनों क्या है? प्लस है। दूसरी स्थिति में दोनों क्या है? माइनस है। और तीसरी स्थिति में एक प्लस है और एक माइनस है, तब ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। जैसे दो इलेक्ट्रॉनों को जब पास लाएंगे, सुन लेना, पास लाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। और दूर ले जाएंगे, ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। समझे मेरी बात? अगर अब यहां क्या बोल रहा है, सवाल को समझो कि दूरी को बढ़ाने पर, अब दूरी को बढ़ाने पर क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। अगर दूरी को बढ़ाएंगे, दोनों प्लस है दोनों माइनस है, तो यहां सॉरी घटेगी। दूरी को बढ़ाने पर क्या होगी? घटेगी। और यहां क्या होगी? बढ़ेगी। जबकि दूरी को कम करेंगे तो इस केस में क्या होगी? बढ़ेगी। इस केस में क्या होगी? घटेगी। अब सवाल समझो, दो इलेक्ट्रॉन है, मैं क्या बोल रहा हूं? दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, दोनों को जब पास लाऊंगा, क्या करूंगा? पास लाऊंगा, दूरी कम करूंगा। इन दोनों के केस में दूरी कितनी है? R है। इसको अगर कम करूंगा तो U क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। और दूरी को अगर बढ़ाऊंगा तो U क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझते जाना। और अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस ई है और एक क्या है? माइनस ई। अब दूरी R है। R को अगर मैं अब कम करूंगा, R को कम करूंगा तो U क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और R को अगर बढ़ाऊंगा तो U क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखो, R को बढ़ाने पर कभी तो U घट रहा है और R को बढ़ाने पर कभी U बढ़ रहा है। डिपेंड किस पे करता है? उनकी प्रकृति पे। तो दूरी बढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बढ़ेगी कब? जब एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा? माइनस होगा। और घटेगी कब? जब दोनों क्या होंगे? प्लस। क्योंकि देखो, दोनों जब प्लस है ना, तो अपने आप ही दूर जा रहे हैं, हमें ले जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो दूरी बढ़ने पर ऊर्जा घटेगी। एक प्लस है एक माइनस है, तो मुझे ले जाना पड़ेगा, अपने आप नहीं जाएंगे, तब उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। तो यहां आंसर क्या होगा? बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ध्यान रखना, इसमें आप ये चीज जरूर नोट कर लेना जो मैंने अभी आपको बताई है। अगर दोनों समान प्रकृति के हैं, ये किसके लिए है? अगर दोनों किस प्रकृति के? समान प्रकृति के। और ये कब काम आएंगे? जब दोनों किस प्रकृति के हैं? असमान प्रकृति के। तो इस पॉइंट को विशेष करके ध्यान रखना, कंफ्यूज करेंगे। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को पास लाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे भी करके आप देख लेना। ठीक है, सवाल संख्या 21, सवाल संख्या 22।
ए व बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बी व सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ए व सी क्या करेंगे? क्या बोला है? ए व बी आकर्षित करते हैं, तो ये ए और ये बी, मान लो दोनों कैसे हैं? प्लस और प्लस, सॉरी आकर्षित कर रहे हैं। ए प्लस से बी क्या हो गया? बी हो गया माइनस, बी क्या हो गया? माइनस। बी व सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अब बी माइनस है तो सी क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। ए व बी आकर्षित कर रहे हैं, बी व सी भी क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं, तो क्या बोला? ए व सी, ए कैसा है? प्लस, सी कैसा है? प्लस। अब क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस है, ये क्या होगा? प्लस होगा। अब ए और सी क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। अगर मैं इसको माइनस ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। दोनों क्या आ गए? माइनस माइनस, तब भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो सवाल की भाषा कैसे भी दी हो उसको नोट करके आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नोट कर लो इसको अच्छे से। 34 नंबर, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। आवेश का SI मात्रक है, बहुत आसान है। आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलाम है। क्या है? कूलाम। और आवेश की विमा, अगला सवाल यही दिया हुआ, आवेश की विमा आपको पता है I बराबर क्या होता है? Q बटा T, तो Q बराबर क्या होगा? I इंटू टी, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर के लिए क्या होगा? A1, सेकेंड के लिए क्या होगा? T1, A इंटू टी। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन कुछ भी हो, इसका आंसर एटी, इसका आंसर क्या हो? कूलाम। बहुत सिंपल है, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश की विमा एटी, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा की विमा ए। नोट भी करना हो तो ये इसका सॉल्यूशन, नोट कर लो, आगे बात करते हैं। हो गया सवाल। किसका अस्तित्व संभव नहीं है? आपने पढ़ा होगा आवेश का क्वांटीकरण, आप एक बार इसको नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ध्यान रखना इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। क्या हो सकता है देख लो, बाकी आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्लस माइनस एन ई। ठीक है, अब n का मान अगर 1 होगा तो देखो n का मान क्या है? 1 2 3 4, e का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसके गुणा में तो एक, इसको 2 से गुणा करेंगे क्या होगा? 3.2, 3 से गुणा करेंगे 4.8, 4 से गुणा करेंगे 6.4, 5 से गुणा करेंगे 8.0। तो देखो 16, 32, 48, 64, इसके पाड़े में कौन, टेबल में कौन नहीं आता है? ये जो पॉसिबल है, 6.4 पॉसिबल है, 1.6 पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज के रूप में आवेश होता है। अगर आवेश का गुणज इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में नहीं है तो इसका मान संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा इसका आंसर। इसका आंसर सी का अस्तित्व संभव नहीं है। तो ध्यान रखना आंसर क्या लिखेंगे? सी। बाकी सबका अस्तित्व है, इसका भी है, इसका भी है, पर सी का अस्तित्व संभव नहीं है, ध्यान रखना। तो ये हो गया 25वां सवाल। आगे बात करते हैं। स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है? अभी बताया कूलाम ने। कूलाम ने ही दो आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल को ज्ञात करने के लिए नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम या कूलाम्ब नियम कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? कूलाम का नियम, ध्यान रखना। आगे बात करें। दो आवेशों के बीच दूरी दुगनी करने पर आपको पता है एफ आर के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। दूरी को दुगुना करेंगे तो बल क्या हो जाएगा? 1/4 गुना, चौथाई हो जाता है। दूरी को आधा करेंगे बल क्या हो जाएगा? 4 गुना, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4। नोट कर लो इसको भी, आगे बात करते हैं। सवाल संख्या 28। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान क्या होता है? के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12। और के का अगर आपको मात्रक निकालना है तो इसका सॉल्व करते हैं, मान होगा 9 इंटू 10 की घात 9।
और मात्रक निकालना है। F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो K बराबर क्या होगा, F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, R स्क्वायर गुणा में Q1 Q2 भाग में। F का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, बट्टे में क्या आ गया, कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट को इसको उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मान, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और ये के कूलाम नियतांक। निर्वात के लिए मान कितना होता है, 9 × 10⁹ ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए, टिप्स पे याद होना चाहिए, ये मान कहने की जरूरत नहीं पड़े। आगे बात करते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लग रहा बल F है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका सूत्र बता चुके हैं, E बराबर क्या होता है, F बटा Q0। एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। ये पहला ऑप्शन है, छोटा लिखा हुआ है, यहाँ F बटा क्या है, Q0 है। अगर इसको बड़ा करना चाहूं तो बड़ा भी कर सकते हैं ताकि आपको दिख जाए। तो E बराबर क्या होगा, F बटा क्या होगा, Q0 होगा, ध्यान रखना। क्लियर है। सवाल नंबर 29, आगे बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटा कूलाम, पहला ऑप्शन है न्यूटन बटा। अब देखो यहां प्रॉब्लम है, यहां ये न्यूटन, यहां देखो आप इस चीज को नोटिस करो, पहला दूसरा आपको एक जैसा लग रहा है पर ये गलत है, यहां गुणा है, क्योंकि यहां न्यूटन इंटू कूलाम है, यहां क्या है, न्यूटन पर कूलाम, बी ऑप्शन। यहां देखो थोड़ा सा लोचा है, यहां गुणा है, जबकि यहां कूलाम की घात क्या है, -1 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, क्योंकि इंग्लिश वाले पेपर को सही माना जाता है हिंदी पर, ध्यान रखना। हिंदी में गड़बड़ को इग्नोर कर सकते हैं, पर फाइनल जो माना किसको जाता है, इंग्लिश वाले पेपर को। ये न्यूटन इंटू कूलाम है और ये न्यूटन अपॉन कूलाम है। होता क्या है, न्यूटन अपॉन कूलाम, F अपॉन Q, ध्यान रखना। और यहां वोल्ट इंटू मीटर, ये भी हम बात करेंगे, होता है वोल्ट पर मीटर। समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो Q आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, Q इंटू E, E बराबर क्या होता है, F बटा Q। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, F बराबर क्या होगा, Q इंटू E। सीधा सीधा सवाल है, कोई इसमें जरूरत नहीं है। अगर किसी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, Q इंटू E। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, सदिश राशि कौन सी है, आवेश अदिश राशि है, धारिता अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। E बराबर क्या होता है, F बटा Q, मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, ध्यान रखना, पता होना चाहिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक, अभी बताया, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A, कूलाम इंटू मीटर। ये सवाल शायद पूछा हुआ है आपके नर्सिंग पेपर में 2-3 बार। तो मात्रक क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर, क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर, ए ऑप्शन। A B C पर तीव्रता दी हुई है, तो देखो, अब देखो A और C पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लगभग समान है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताती है वहां तीव्रता ज्यादा है कि कम है। तो A और C पर इनकी सघनता समान है, तो A और C तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और B है, B पे दूर दूर है, B का मान क्या होगा, कम होगा। तो EA बराबर EC, EB से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, बी पॉसिबल नहीं है, सी। सी में क्या है, ए और सी की तीव्रता समान है और वो बी से क्या है, ज्यादा है, बी से क्या है, ज्यादा है। तो अपने को ये क्या करना है, ध्यान रखना है, पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। आगे बात करें, अब देखो Q1 और Q2 पे चिन्ह क्या हो सकते हैं। देखो ये हमारा Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित कर रही है, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता रेखा कहां जाती है, बाहर की ओर, और माइनस के कारण उसकी खुद की ओर आती है। यहां पर देखो दोनों रेखाएं, ये तीर कहां आ रहे हैं, अंदर की ओर आ रहे हैं, इधर भी तीर कहां आ रहे हैं, अंदर की ओर आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों किस प्रकृति के हैं, दोनों ऋणात्मक प्रकृति के हैं, क्योंकि दोनों में आवेश रेखाएं कहां आ रही है, अंदर की ओर आ रही है। जहां पर रेखाएं अंदर की ओर आती है वो आवेश होता है ऋणावेश, क्या होता है वो, ऋणावेश। और प्लस के कारण हमेशा क्या होती है,
बाहर की ओर जाती है। तो यहां पर आवेश रेखाएं हमेशा अंदर की ओर आ रही है, इसका मतलब दोनों क्या है, ऋणात्मक है, और उनके बीच में क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। Q बराबर एन ई, और E का मान दिया हुआ एन, एन क्या हो सकता है, प्लस माइनस G1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, एन एक पूर्णांक होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा कभी नहीं बोलते धनात्मक, ऋणात्मक भी हो सकता है, ध्यान रखना। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा, वही सवाल है पहला, लगभग सेम सवाल आ गया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो इसका द्रव्यमान, ऋणावेशित होने पर अभी बताया द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो ये हमारा हो गया, ध्यान रखना, कंप्लीट हो गई हमारी पहला डीपीपी जो है कंप्लीट हो गई। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपको ये पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बने। जो भी आपके डाउट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बाकी आप मेरे इस नंबर भी इन वीडियोज़ के लिस्ट में नीचे दिए हुए हैं, आप इसके ऊपर भी कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो आपके रिगार्डिंग, क्या आप सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या कोई भी ऐसा डाउट्स हो, तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दें, तो जो भी आपका होगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।